Hello and warm welcome to all of you. And आज का जो लेक्चर है वो मेरा ऑन डिमांड लेक्चर है। मेरे पे एक डिमांड आई थी कि आप मेंडलिज्म थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, यानी जेनेटिक्स में भी कुछ लेक्चर्स दीजिए। तो मैंने कहा कहाँ से शुरू करना है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेंडल से पहले शुरू कीजिए, उसके बाद हम आपको ऑन डिमांड देंगे। तो कल तक तो हमने आपको एल्गी का इंट्रोडक्शन पूरा किया था। आज बीच में एक मेंडल का लेक्चर मैं दे रहा हूँ जिसे आप पढ़िएगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो किताबों में नहीं है, वो आज मैंने कवर करी है। मेंडलिज्म, जॉन मेंडल 1822 से 1878। जॉन मेंडल हाइजेनडॉर्फ नामक सिलेसिया एक जगह थी, और एक जगह और है जिसका नाम है मोराविया। ये दोनों जगह ऑस्ट्रिया में थी पहले, अब आजकल किस में है? चेक गणराज्य में ये दोनों जगह पड़ती हैं। और यहीं पर ये पैदा हुए थे। इनके फादर का नाम था एंटोन मेंडल एंड मदर का नाम था रोजाइन मेंडल। इनके पास बहुत पहले से, यानी सैकड़ों साल से खेती करते थे, तो इनके पास एक बड़ा फार्म भी था। लेकिन यहाँ अच्छा, दूसरा ये था कि ये थे ऑस्ट्रिया में, लेकिन ये बेसिकली एक जर्मन स्पीकिंग फैमिली थी। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री है उनके परिवार के बारे में, और अगर इसमें थोड़ा सा और मैं जोड़ दूं तो ये था कि 1822 में पैदा होने के बाद 1843 में ये पढ़ने गए यूनिवर्सिटी ऑफ ओलोमॉक, जहां पर ये फिलॉसफी पढ़ने गए, थेरीज ऑफ जहां पर ये पढ़ने गए फिलॉसफी। पहले लोग फिलॉसफी ही पढ़ते थे। वहां पर ये बीमार पड़ गए, फिर लौट आए। फिर उसके बाद एक सेंट थॉमस मोनेस्ट्री थी, चर्च था, कहाँ था? ब्रन शहर में, जो ऑस्ट्रिया में था, ब्रन। तो उसमें ये पादरी बन गए, और पादरी बनने के बाद 47 में फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगे, और पढ़ने की कोशिश करते हुए ये फिर से फेल हो गए, नहीं पढ़, ओरल जो वाइवा था उसमें पास नहीं हो पाए। और 1851 में ये फिर से पढ़ने गए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। तो दो यूनिवर्सिटी इन्होंने पढ़ी है, ओलोमॉक और वियना। इन दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद पहले फिलॉसफी पढ़ते रहे, यहाँ पर ये फिजिक्स पढ़ते रहे, और क्या चाहते थे कि ये एक स्कूल टीचर होना चाहते थे। लेकिन फिर भी ये स्कूल टीचर सर्टिफिकेट पास नहीं कर पाए। चूंकि ये 47 में ही मोनेस्ट्री में आ गए थे, इसलिए इनको ये प्रीचर का काम, थोड़ा सा खेत खलिहान का काम दिया गया, और वहाँ पर
जो बी हाइव्स हैं आर्टिफिशियल यानी एपीकल्चर का काम इन्हें दिया गया कि आप इसी में देखिए। उसके बाद जब ये गए तो एक फिलॉसफी थियरी वो डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के एक बहुत ही नेस्लर इम्पॉर्टेंट प्रोफेसर थे जिनका काम हाइब्रिडाइजेशन पर था। नेस्लर, तो नेस्लर क्या थे, वो हाइब्रिडाइजेशन कराते थे लेकिन वो एनिमल्स में कराते थे। तो इन्होंने भी लौट करके 47 के बाद जब ये इंडक्ट हो गए, पादरी बन गए और मोनेस्ट्री में काम करने लगे, तो इन्होंने कहा कि मैं भी चूहों पर हाइब्रिडाइजेशन का वर्क करूंगा। लेकिन पादरी होने के कारण चर्च ने मना कर दिया कि आप कोई ऐसा काम न करें जो चर्च के खिलाफ हो, यानी एनिमल सेक्स की स्टडी करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये वापस बी पर काम तो कर ही रहे थे, तो ये प्लांट पर आ गए थे। इन्होंने 47 उधर 51, 52, 53 ये सारे ईयर्स काम बी हाइव्स पे काम किया और उसके बाद प्लांट्स पर काम किया और प्लांट्स में इन्होंने 30,000 पौधे लगाए और बहुत से लगाए पौधे। हॉकवीड जिसको हाइरेसियम बोलते हैं उस पर भी काम किया इन्होंने। हॉकवीड हाइरेसियम ये प्लांट है, इसमें जब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया तो इनको एक जो F1 जनरेशन थी उसमें बहुत सारे जो प्लांट मिले, उन सब में जो कैरेक्टर्स थे वो ज़्यादातर इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स थे, कोई भी शार्प कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं था। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि जाके तुरंत ही मटर का बीज लिया और बो दिया, कई सारे प्लांट्स को इन्होंने चेक किया और उसके बाद देन ही स्टेबलाइज ऑन पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम पे इन्होंने काम किया और वो काम करते करते जो काम का समय था वो 1857 से 1863 तक था। ये 6 साल इन्होंने लगभग 5000 पी के पौधे ग्रो किए और उस पर अपना हाइब्रिडाइजेशन का वर्क किया। यहाँ ये बात जानने योग्य है कि मनुष्य बहुत सालों से जानता था कि अगर हम किन्हीं 2 वैराइटीज में हाइब्रिडाइजेशन कराएं तो अच्छे ट्रेट हमें मिल सकते हैं उनके ऑफ स्प्रिंग्स में। यानी टू गेट द बेटर ट्रेट दे नो दैट देयर इज ए मैकेनिज्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन करते थे, जिसमें जैसे नाइट है, गॉस हैं, ये पहले से ही हाइब्रिडाइजेशन करते आ रहे थे और पी पर भी कर रहे थे। लेकिन क्या था कि जो रिजल्ट मिलता था वो ज़्यादातर इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स मिलते थे। तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर क्यों मिलते थे इसका कोई रीज़न नहीं बता पाए ये सब साइंटिस्ट। और क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो इवोल्यूशन हो रहा है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मीन्स एक ग्रेडियंट है, उसमें कोई शार्प डिसकंटिन्यूटी नहीं है, यानी कंटिन्यूअस है, यानी ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर है। तो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर की वजह से वो उसका रीजन नहीं पता कर पाते थे, लेकिन इतना जानते थे कि जो ऑफ स्प्रिंग का कैरेक्टर होगा
वो उनके पेरेंट्स का एवरेज कैरेक्टर होगा, यानी उनके माँ बाप में जो कैरेक्टर है उसका एवरेज ही उनके बच्चों में आता है। और ये भी वो जानते थे कि अगर कैरेक्टर माँ में हो या बाप में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो उस खानदान में कैरेक्टर है तो उनके बच्चों में जाएगा। तो नाइट और गॉस ने इनसे पहले किया हुआ था, और डार्विन भी उसी वक्त के थे, 1708 में पैदा हुए थे डार्विन, 1778 में, और 1808 में पैदा हुए थे, और 1800 मेरे ख्याल से ये थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ लिख लीजिए 1884। तो 1884 में इनकी डेथ हुई थी। ये 22 जुलाई को पैदा हुए थे और 6 जनवरी को इनकी डेथ हो गई थी। तो डार्विन भी 1808 में पैदा हुए, 1878 में उनकी डेथ हो गई। तो डार्विन ने भी बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उन्हें कोई फायदा मिला नहीं। अब यहाँ पर देखना है कि एक जो दुर्भाग्य था मेंडल के साथ, वो ये था कि इतना बड़ा उन्होंने एक समाइनल काम किया था, लेकिन वो अननोटिस्ड रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उन्होंने किया था, जो उनका पेपर था वो था एक्सपेरिमेंट्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ये पेपर उन्होंने प्रेजेंट किया था 1865 में। दो पेपर था, मतलब 2 बार में प्रेजेंट हुआ था, एक 8 फरवरी को, एक 8 मार्च को। और फिर ब्रन की प्रोसीडिंग्स ऑफ, यानी ब्रन की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में, ब्रन की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पेपर प्रेजेंट हुआ 8 फरवरी और 8 मार्च को 1865 में, और 1866 में प्रोसीडिंग में छप गया। लेकिन 1866 में छपने के बाद 1868 में वो मॉनेस्ट्री के हेड बना दिए गए, मॉनेस्ट्री के हेड बना दिए गए। तो उन्होंने अपना नाम, पदवी क्या रखी? ग्रेगर, then only known as Gregor John Mendel। तो हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने कब से कब तक किया? 57 से लेके 63 तक। उसके अलावा और क्या उनके शौक थे? एस्ट्रोनॉमी और मीटियोरोलॉजी। तो ऑस्ट्रियन सोसाइटी ऑफ या यूं लिख लीजिए ऑस्ट्रियन मीटियोरोलॉजिकल सोसाइटी भी इन्होंने फॉर्म करी, वॉज द फाउंडर ऑफ ऑस्ट्रियन मीटरोलॉजिकल सोसाइटी। तो 1868 से लेकर 84 तक वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते रहे, यानी इतना ज़्यादा उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव काम आ गया, और सरकार से लड़ते रहे कि सरकार की जो चर्च विरोधी नीतियां थीं, और एस्ट्रोनॉमी और मीटरोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ा लिया उन्होंने 63 के बाद, पेपर प्रेजेंट के बाद फिर कोई हाइब्रिडाइजेशन का काम नहीं किया। फिर जब 84 में उनकी डेथ हो गई तो उनके जितने कागज मॉनेस्ट्री में रखे थे वो सब नष्ट कर दिए गए। इसलिए नष्ट कर दिए गए कि लोगों ने कहा कि इन्हें सब नष्ट कर दो, चूंकि इन्होंने बड़ी लिखा पढ़ी करी है गवर्नमेंट से,
तो गवर्नमेंट से हम लड़ाई अपनी बंद करते हैं। तो ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स उनके साथ हुए, इससे उनके काम को उतना लाइमलाइट नहीं मिल पाया जितना कि उन्हीं के समकक्ष डार्विन को मिला था। डार्विन भी उसी वक्त थे, 1858 में उन्होंने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को पब्लिश किया था। और ऐसा बताया जाता है कि इस पेपर को, इनके पेपर को अगर डार्विन ने पढ़ा होता और वो अगर समझ लेते तो शायद उनकी पैनजेनेसिस की जो थ्योरी है वो बदल गई होती। तो ये ड्रॉबैक था कि कभी कभी होता है बहुत अच्छा काम करने वाले लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। फिर क्या हुआ कि 1900 में ह्यूगो डी व्रीज अपने डिसकंटिन्यूअस थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने म्यूटेशन खोजा था और म्यूटेशन ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होता है। और अभी हमने आपको बताया कि उससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उनके मन में यही एक बात थी कि जो भी इवोल्यूशन हुआ है वो कंटिन्यूअस हुआ है, यानी कोई भी कैरेक्टर धीरे धीरे बदलता है, एकदम से नहीं बदलता है। यानी किसी भी कैरेक्टर के ऑल्टरनेटिव फॉर्म, कंट्रास्टिंग ऑल्टरनेटिव फॉर्म नहीं हो सकते, उनमें बीच में ग्रेडेशन होता है। तो बहुत सारा, जैसे इन्होंने हाइरीसियम में ही किया, हॉकवीड में किया, वो किसके कारण था? वो किस था? मल्टीपल फैक्टर्स के कारण, मल्टीपल फैक्टर्स के कारण, जिसको हम बायोमेट्रिशियंस भी बोलते हैं। यानी वो लोग जो मल्टीपल फैक्टर वाले स्टडी करते हैं उन्हें हम बायोमेट्रिशियंस बोलते हैं। तो उन्होंने एक फुट नोट लिखा, जो भी अपना डिसकंटिन्यूटी शो करने के लिए कि इवोल्यूशन में या किसी इनहेरिटेंस में डिसकंटिन्यूअस कैरेक्टर्स भी इनहेरिट होते हैं, इसको वो बता रहे थे अपने इवनिंग प्रिमरोज में। तो उसमें फुट नोट पे उन्होंने ग्रेगर मेंडल का नाम लिखा हुआ था, और इसी के साथ कार्ल कॉरेंस, इन्होंने भी एक काम किया और इन्होंने इस ह्यूगो डी व्रीज के पेपर को पढ़ा, और पेपर को पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि यहां मेंडल लिखा हुआ है। तो उन्होंने जब अपने फाइंडिंग को, उस समय वो भी इनहेरिटेंस पे ही काम कर रहे थे, अपनी फाइंडिंग को जब देखा तो उन्होंने कहा कि ग्रेगर मेंडल का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ग्रेगर मेंडल को मिलनी चाहिए, ना कि हमें और ह्यूगो डी व्रीज को। तो उन्होंने तो ये भी क्वेश्चन मार्क उठाया कार्ल कॉरेंस ने कि ह्यूगो डी व्रीज ने कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया है ग्रेगर मेंडल को, और इवन वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि मेरी जो जानकारी है इनहेरिटेंस के बारे में वो मेरी खुद की स्टडी से है कि मैंने ग्रेगर मेंडल का पेपर पढ़ लिया था इस वजह से। तो कार्ल कॉरेंस ने कहा कि ह्यूगो डी व्रीज में अभी ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने जो नियम दिया वो ग्रेगर मेंडल को पढ़ करके दिया कि वो खुद ही पहले उस रास्ते पे जा रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि ग्रेगर मेंडल ने भी दिया है तो उसे बढ़ाया। लेकिन कार्ल कॉरेंस ने ग्रेगर मेंडल को प्रायोरिटी दी और कहा कि जो काम हम कर रहे हैं इसे ग्रेगर मेंडल पहले ही बता चुके हैं कि जो इनहेरिटेंस है वो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स विच आर इनहेरिटेड इन द ऑफस्प्रिंग्स बाय देयर पेरेंट्स। एक नाम और आता है एरिक वॉन
शेरमार्क, इनको अब आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया है। पहले 3 साइंटिस्टों का नाम था कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म में 1900 में। अच्छा, हुआ क्या था कि इन्होंने भी पेपर निकाला, इन्होंने भी पेपर निकाला, इन्होंने भी पेपर निकाला। ये 2 महीने के अंदर ही 3 अलग अलग देशों के थे, हॉलैंड के थे, ऑस्ट्रिया के थे, जो 2 महीनों के अंदर ही 3 अलग अलग पेपर साइमल्टेनियसली छपे, इसलिए तीनों का नाम आता है। लेकिन बाद में स्टडी ये करती है कि दैट एरिक वॉन ऑल टुगेदर फेल्ड टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ मेंडलिज्म। तो अब मेंडलिज्म बढ़ा है किसने? देखिए, हम यहाँ कह रहे हैं रीडिस्कवरी हुई है, लेकिन मेंडल को बढ़ाया किसने? यानी ऐसी कौन सी चीजें हुई जिससे मेंडल की जानकारी पर लोगों का ध्यान गया? तो उसमें अगर हम उस रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम ये पाते हैं कि उनको बढ़ाने में 2-3 लोगों का हाथ था, वो भी एकदम से नहीं। उसमें था सबसे पहले विलियम बेटसन। विलियम बेटसन आप जानते हैं, इन्होंने टर्म दिया था जेनेटिक्स। इन्होंने और भी बहुत सारे टर्म दिए थे। विलियम बेटसन ने कहा कि मेंडलिज्म जो है ये प्रेडिक्टिव है, यानी अगर हम मेंडलिज्म को फॉलो करते हैं तो हम इनहेरिटेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम इनहेरिटेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट में इन्होंने क्या लिया कि 2 साइंटिस्ट थे, बोवेराई एंड सटन। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? बल्कि ऐसे लिखिए, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि तब तक क्रोमोसोम का डिस्कवरी हो गया था स्ट्रासबर्गर और वाल्डेयर के द्वारा, और ये मालूम था कि जो भी चीज ट्रांसफर हो रही है वो क्रोमोसोम ही है। तो क्रोमोसोम मस्ट बी द कैरियर ऑफ दोज फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को जब तक जॉनसन ने नहीं कहा जीन, तब तक हम लोगों ने नहीं उसको कहा, लेकिन वो फैक्टर ही थे। और मेंडल ने भी उन्हें फैक्टर ही कहा है। जीन शब्द जेनेटिक्स के बाद आया है। तो विलियम बेटसन, बोवेराई और सटन की क्रोमोसोम थ्योरी के आधार पर जॉन मेंडल के काम को प्रूव करते रहे कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। और एक और थे आर फिशर। आर फिशर ने 1930-35 के आसपास एक इवोल्यूशन पर एक किताब लिखी। उसमें उन्होंने बताया कि अगर मेंडल, जो कि सिर्फ 2 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, अगर इसे मल्टीपल फैक्टर मान लिया जाए, किसका? किसी भी ट्रेट का। क्योंकि मेंडल ये मानते थे कि कोई भी ट्रेट 2 ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म में रहता है, जो कि उन्होंने शो किया था। तो मल्टीपल फैक्टर अगर मान लिया जाए तो ये हाईली प्रेडिक्टिव हो सकता है और इवोल्यूशन को बता सकता है। ये जानकारी इवोल्यूशन को समझने में सहायक होगी। और फिशर क्या थे? बेसिक एक स्टैटिस्टिशियन थे। तो इन्होंने हालांकि कोशिश ये भी करी कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि मेंडल का रिजल्ट 3:1 के इतना ज्यादा करीब था, यानी इट इज टू गुड टू बी रियल। इन्होंने कहा कि मेंडल को मैं नहीं मान सकता
कि मेंडल जो अपने रिजल्ट दे रहे हैं वो इतने ज़्यादा रियलिस्टिक कैसे हैं कि वो सारे के सारे 3:1 के नज़दीक आ रहे हैं, या जो भी रेशियो मेंडल ने दिया होगा। तो उन्होंने कहा हो सकता है मेंडल प्रिडिक्टिव हो गए हों और उन्हें मालूम हो कि हमें 3:1 ही लाना है, इसलिए अगर उन्होंने छोटा सैंपल लिया था तो वो सैंपल की साइज तब तक बड़ी करते चले गए होंगे जब तक कि उन्हें 3:1 के नज़दीक रेशियो ना मिल गया हो। अब 3:1 के नज़दीक रेशियो कैसे मिल जाएगा? इस प्रकार मिल जाएगा, अगर कोई बायोलॉजिस्ट मैथमेटिक्स पढ़ ले और मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ ले तो वो समझ जाएगा कि अगर किसी कैरेक्टर के 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म हैं, किसी कैरेक्टर के 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म हैं, तो वो 3:1 में ही डिसोशिएट होंगे अगर उन दोनों को हम उनमें आपस में इंटरेक्शन कराएं। तो वो ये जानते थे कि 3:1 फिनोटाइप आ सकता है अगर एक कैरेक्टर दूसरे को मास्क करता हो और 1 इसको और इसको मिला देंगे तो 1, 2, 1। ये प्योर है, ये प्योर है, ये हाइब्रिड है, हेटेरोजाइगस है, तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था ग्रेगर मेंडल को अपने रिजल्ट को कंक्लूड करने में, उस पर एक इन्फ्रेंस निकालने में, क्योंकि बाकी और जितने साइंटिस्ट थे वो पूरा प्लांट एज ए होल लेते थे। उन्होंने प्लांट है वो पूरे प्लांट को स्टडी कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया, जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, वाइट एंड येलो, और इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम टॉल एंड ड्वार्फ देख रहे हैं तो हम वाइट येलो नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से चूंकि ये रिस्ट्रिक्ट कर गए अपने पास, इनके पास पहले से प्योर लाइन थी। प्योर लाइन क्यों थी? क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर T और T प्योर होंगे और D और D भी प्योर होंगे तभी यहां पर T का आना गारंटीड है, इधर से D का आना गारंटीड है, और ये जो कैरेक्टर आएगा वो इन दोनों का मिला जुला ही होगा। तो इस मैथमेटिक्स का उनके जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए फिशर ने कहा कि हो सकता है, बहुत से लोगों ने कहा कि हो सकता है मेंडल प्रेडिक्टिव रहे हों और वो जानबूझ करके अपने ऐसे रिजल्ट को उन्होंने मॉडिफाई किया जिससे कि वो आए, लेकिन फिर भी सही तो है ही, रेशियो तो हमें मिल ही रहा है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताया कि कोई एक फैक्टर है जो पेयर्स में रहता है या जोड़े में रहता है, और वो जब भी अपने ऑफिस गैमीट्स बनाएगा वो अलग अलग ही जाएगा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ग्रेगर मेंडल के बारे में। उसके बाद बहुत से और साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल की खिलाफत भी करी, मेंडल की बात को भी सही कहा, और अब आप जानते हैं कि मेंडल का कोई भी नियम अब ऐसा नहीं है जो 100% हो। अब आप ये जानते हैं कि जो लॉ ऑफ प्योरिटी है उसका कोई मतलब नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ को डोमिनेंस आ जाता है।
आप ये केवल ये इतना मान सकते हैं कि जो उन्होंने दूसरा नियम दिया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो कुछ हद तक सही है कि अगर कोई पेयर ऑफ कैरेक्टर है, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन है और उसमें एक कैरेक्टर अलग है कैरेक्टर, तो दोनों एक साथ एक ही गैमेट्स पर नहीं जाएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने कहा कि अगर कोई एक कैरेक्टर है जिसके कि दोनों एलील्स उस ऑर्गेनिज्म में है, तो जब भी गैमेट्स बनेगा तो एक गैमेट में एक ही कैरेक्टर जाएगा। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हाँ ये अभी कैसे बताया तो हम बताएंगे आपको। और आप ये भी जानते हैं कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो भी अब खत्म हो गया है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट तब तक करेगा जब तक कि वो जो जीन्स हैं इन क्वेश्चन जिसको हम पढ़ रहे हैं वो आपस में लिंक्ड ना हो। अगर लिंक जीन्स हैं तो वो क्या शो करेंगे, लिंकेज। तो अगर वो लिंकेज शो करेंगे तो उनका असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं, लेकिन हमें फिर भी मेंडल को पढ़ना है, मेंडल के तीनों नियम को पढ़ना है, जिसमें से वो ये कहते हैं कि अगर किसी टाल पेरेंट्स को जो प्योर लाइन हो, यानी होमोजाइगस हो, किसी ड्वार्फ से पेरेंट से, यानी वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्रॉस कराया जाए, तो जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है यानी पहली जनरेशन है उसमें एक ही कैरेक्टर आएगा, जबकि ये दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, एक लंबा एक छोटा है। तो इसमें जो भी कैरेक्टर आएगा वो डोमिनेंट होगा। कोई भी कैरेक्टर अगर ड्वार्फ आ जाता है तो डोमिनेंट होगा, और अगर लेंथ लंबाई आ जाती है तो डोमिनेंट होगा। तो ये यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने शो किया। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर इसी जनरेशन में इन्हें सेल्फिंग कराई जाए। क्यों सेल्फिंग कराई जाए, क्यों क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कराया जाए, उन्होंने सेल्फिंग ही क्यों जोड़ दी, इसलिए सेल्फिंग जोड़ दिया कि सेल्फिंग के द्वारा ही प्योर लाइंस बनती हैं। सेल्फिंग ही होगी तभी वो लाइन प्योर बनेगी, नहीं तो हेटेरोजाइगस हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है, इन्हें हम क्रॉस कराएं तो जो कैरेक्टर F1 में नहीं आया था, जो कैरेक्टर F1 में नहीं आया था, यानी आइदर T और T, वही कैरेक्टर F2 में आ जाता है। और आने के बाद जो डोमिनेंट है वो अगर 4 ऑफ स्प्रिंग बन रहे हैं तो वो 3 बार वो आएगा, और जो मास्क्ड कैरेक्टर था यानी जो नहीं आया, यानी एक था जो दिखा वो डोमिनेंट था, और जो नहीं दिखा वो क्या था, रेसेसिव था। तो ये जो रेसेसिव F1 में छुप गया है, नहीं आया है, वही इस हाइब्रिड की सेल्फिंग कराने पर F2 में फिर से दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि जो दो कैरेक्टर थे ये सेग्रीगेट कर गए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ गया कि ये 3:1 फिनोटाइप है। फिनोटाइप क्या चीज है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन है, उस एलील का फिजिकल एक्सप्रेशन है, यानी वो एक्सप्रेस अगर करेगा तो बाह्य रूप में, यानी बाहर आकर के वो कैसा दिखेगा, उसको हम उसी जीन का फिनोटाइप बोलते हैं, कि एक टाइप दिखेगा जो कि उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर शो करेगा। यानी बहुत से जीन जिनका कोई मॉर्फोलॉजिकल फीचर नहीं होता है उसे हम नहीं
पकड़ पाते हैं कि वो जीन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। अब उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अब ये आप जानते ही हैं कि जब हम एक कैरेक्टर का मतलब क्या, हमने क्या लिया है, लेंथ। तो लेंथ एक कैरेक्टर है, उस एक कैरेक्टर के दो रूप है, एक ए रूप है, एक बी रूप। तो जहां पर एक कैरेक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम दो कैरेक्टर ले लें, मान लीजिए आर, ये कोई और कैरेक्टर है जिसका कि लंबाई से कोई मतलब नहीं है, कोई लंबाई से मतलब नहीं है, तो ये एक कैरेक्टर, उसका एक फॉर्म है और ये उसका दूसरा फॉर्म है। तो अब हमने क्या कैरेक्टर ले लिए, लेंथ प्लस कलर ले लिया फॉर एग्जांपल। तो अब ये दूसरा कैरेक्टर हो गया, तो दूसरा कैरेक्टर हो गया, तो अब हम यहां इस क्रॉस को क्या बोल देंगे, डाई हाइब्रिड। तो यहां क्या हो जाएगा, टी और टी आया ही था, आर और आर भी आ जाएगा उसी तरीके से, एक आर इधर से एक आर इधर से बन के आ जाएगा। तो ये F2 जनरेशन, जो F1 जनरेशन है, उसमें लंबाई भी दिखाई देगी जो टी से गवर्न कर रही है, और वो कलर भी दिखाई देगा जो कैपिटल आर से गवर्न कर रहा है। अब वो ये कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना चाहिए। अब बच्चों को थोड़ा सा अगर आप पूछिए वाइवा में कि भैया इंडिपेंडेंट और असॉर्टमेंट, तो ये कौन सी चीज तो इंडिपेंडेंट है और कौन सी चीज का असॉर्टमेंट हो रहा है। अगर आप ये सवाल पूछिए वाइवा में तो कोई बच्चा बता नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होती है, वो पता नहीं क्या क्या बताता है, मगर ये नहीं बताता कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है और असॉर्टमेंट किस चीज का हो रहा है। तो यहां हम पहले ये बात करें, जब हमने मोनो हाइब्रिड बनाया था, एक जब हमने मोनो हाइब्रिड बनाया था तो यहां पर हमने लिखा था टी 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 टी, यही तो लिखा था। तो असॉर्टमेंट क्या था इसका, असॉर्टमेंट ये था कि टी और टी बनेंगे, टी और टी बनेंगे, टी और टी बनेंगे, और स्मॉल टी ये बनेगा। ये असॉर्टमेंट ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अब मेंडल वॉज इंटरेस्टेड टू नो कि ये जो असॉर्टमेंट है, और असॉर्टमेंट किसकी वजह से है, ड्यू टू सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो वो सेग्रीगेशन जो हो रहा है गैमीट्स का बिल्कुल ओपनली फ्रीली, इस टी के इस सेग्रीगेशन पर इस कैरेक्टर का या इसका कोई असर पड़ता है कि नहीं, यानी द सेग्रीगेशन ऑफ दीज कैरेक्टर्स, कैरेक्टर ऑफ लेंथ इज वेदर इंडिपेंडेंट ऑफ कलर कैरेक्टर और नॉट। तो इंडिपेंडेंट क्या है, सेग्रीगेशन है, और असॉर्टमेंट क्या है, जो एलील्स है कैरेक्टर के। तो मेंडल ये चाह रहे थे कि हम ये देखें, तो हम कैसे देखेंगे, अगर हम ऐसा कर दें कि यहां पर आर कर दें, यहां पर छोटा आर कर दें, फिर यहां पर आर कर दें, यहां छोटा आर कर दें, तो यहां क्या आ जाएगा, आर 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 आर। और चूंकि ये टी वाला ब्लॉक है इसलिए सब जगह कैपिटल टी ही आएगा, कैपिटल टी आएगा, और ये वाला भी ब्लॉक है इसलिए यहां भी कैपिटल टी आएगा।
यहाँ हम फिर से चेकर बोर्ड अगर मोनोहाइब्रिड बना दें तो टी के साथ बड़ा भी आर आएगा और छोटे के टी के साथ छोटा आर आएगा। तो ये एक बन गया। तो हम इसी तरीके से एक डाई हाइब्रिड का क्रॉस बना सकते हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो टी है यानी लेंथ है वो छोटे वाले से, जो लेंथ है वो छोटे वाले से, यानी सारे टी बड़े बड़े किसमें, इसमें है, इसमें सारे में छोटे टी है। अगर हम छोटे टी बनाएं तो सारे में छोटे टी आएगा। अगर हम केवल टी देखें तो हम ये टी किसमें हो गया, 3:1 में। यहां भी हम देख रहे हैं कि आर फिनोटाइप आर बड़ा आर छोटा आर, ये भी 3:1 में सेग्रीगेट हो रहा है। यानी आर के सेग्रीगेशन पर टी का कोई असर नहीं है और टी के सेग्रीगेशन पर आर का कोई असर नहीं। तो ये जो हाइब्रिड थी उसमें बात की, हाँ हम इस चीज को हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक कैरेक्टर के सेग्रीगेशन पर दूसरे कैरेक्टर का कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में दिखाई देगा। और उन्होंने इसीलिए 9:3:1 का रेशियो प्राप्त किया। आप ये देखिए कि इस रेशियो में भी हम अगर इसे और 3 से डिवाइड कर दें तो 3:1 का ही रेशियो आता है और इनमें भी 3:1 का रेशियो आता है। ठीक है, तो हम इस प्रकार अगर हम ये चेकर बोर्ड बनाते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो लंबाई का कैरेक्टर है, जो कलर का कैरेक्टर है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है। ये मेंडल ने कहा और ये मेंडल पूरा हो गया। लेकिन अब वहाँ जब हम लिंक्ड जीन हो जाएगा, मान लीजिए टी और आर किसी भी क्रोमोसोम पे बहुत पास पास है और इनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो ये एक ही साथ जाएंगे। तो इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसकी वजह से खत्म हो गया, यानी नहीं सही हो पाया हर जगह पे, वो लिंकेज की वजह से। और डोमिनेंस और सेग्रीगेशन में चूंकि हम देखिए सेग्रीगेशन तो होगा ही होगा, लेकिन हम उसे पता कैसे पाएंगे, हम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन से पता पाएंगे कि कौन इनमें से कौन सा आया है। लेकिन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अगर एक टी के बजाय बहुत सारे टी पर डिपेंड करता हो, यानी वो नंबर के बजाय क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, तो वो एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं देगा बल्कि ब्लेंडिंग ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर देगा या मिक्सचर देगा, जैसे कोडोमिनेंस है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम देखते हैं कि अगर हम एक रेड और एक व्हाइट को क्रॉस करते हैं तो यहां पिंक बनता है। तो पिंक इसलिए बनता है कि डोमिनेंस वो जो रंग का केमिकल बना रहे हैं वो व्हाइट वाला भी अपना केमिकल बना रहा है व्हाइट कलर का, और रेड वाला भी अपना केमिकल बना रहा है रेड कलर का, लेकिन रेड वाला इतना नहीं बना रहा है कि व्हाइट को बनाने से रोक दे, तो दोनों मिलके पिंक हो गए। और ये मान लीजिए कि अगर बहुत सारे फैक्टर के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो, अभी तो उन्होंने कहा या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। मान लीजिए टॉल में भी 1 2 3 4 बहुत सारे हो, यानी क्वांटिटी हो, तो भी हमारा ये मेंडल का जो नियम है ये खत्म होता है उससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेंडल का कोई योगदान नहीं है, और मेंडल ने बहुत सारा योगदान दिया है इसमें, ये बता करके कि देर आर समथिंग फैक्टर लाइक विच एग्जिस्ट इन द बॉडी ऑफ द parents, and due to reproduction these factors inherit from parents to the offspring, and which results in the
फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग। तो ऑफ स्प्रिंग में कौन सा फिनोटाइप आएगा ये एक फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसे आज हम जीन जानते हैं। तो ये अभी हमने देखा कि मेंडल का हमने एक थोड़ा सा जनरलाइज व्यू भी हमने आपके सामने रखा है। हमने कोई ऐसा अलग अलग तीन जो है उसमें जो उसके लॉज हैं उसको अलग अलग नहीं जो हेडिंग बनाया है। और अभी हमने आपको इसका मटर के बारे में भी नहीं बताया, हमने इसके जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसको भी नहीं बताया। हालांकि कहीं 7 है कहीं 8 है। हमने पढ़ा होगा कि 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर हैं बट एक्चुअली वो 8 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो चूंकि 45 मिनट हो गया है लेक्चर का, तो एक बार में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए हम बाकी जो है अब आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू।